PM Modi is facing the same problem as America, probably. नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर टू वर्ड्स मैं हूं Namaste. प्रशांत धवन नाउ ये फोटो जो अपने सामने आप देख रहे हैं जहां पे भारत के प्रधानमंत्री Shout out, as of today, I believe, JD Vance met with Prime Minister Modi, was talking. God, this guy is this guy just gives me sleazeball vibes. यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट आपको दिख जाएंगे। ये फोटो ली गई है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जी हाँ, मोदी जी दो कंट्रीज के टूर पे निकल पड़े हैं। पहला देश फ्रांस और दूसरा कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए जो इनकी विजिट होगी टू यूएसए, ये मैं कहूंगा मोदी जी की ना थर्ड टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप से बात करना, टैरिफ्स का मामला सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए। और फ्रांस में जब मोदी जी पहुंचे तो इंटरेस्टिंगली इमैनुअल मैक्रोन इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो हर एक इंडियन फील करेगा और जेन्युइनली एग्री करेगा कि इमैनुअल मैक्रोन बिल्कुल आप यहां पर सही बात कह रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे हेडलाइन, इधर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वही इश्यूज फेस कर रहे हैं जो फ्रांस और मैं ऑफ कोर्स बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस फेस कर रहा हूं। अब यहां पे आप कहोगे ये कैसी प्रॉब्लम है जो भारत और फ्रांस दोनों फेस कर रहे हैं। वेल, इमैनुअल मैक्रोन ने कैटेगोरिकली यहां पर यह कहा है कि भारत और फ्रांस ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। दोनों कंट्रीज ग्रेट पावर की श्रेणी में आती हैं और दोनों कंट्रीज का एक स्पेशल रिलेशनशिप भी है। हम That's रिस्पेक्ट fair. करते हैं और चाहते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ काम करें। साथ ही साथ हम चाइना के साथ भी काम करना चाहते हैं, मगर हम किसी पर भी निर्भर होना नहीं चाहते। अब यहां पे आप कहेंगे ये इमैनुअल मैक्रोन ने ना बहुत ही खूबसूरती से भारत और फ्रांस दोनों की विदेश नीति को समराइज किया है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये पूछे, वेट, फ्रांस भी काफी हद तक सेम फील करता है यूएसए के बारे में जैसा हम फील कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये यूरोप पे अभी लगा देंगे बहुत सारे टैरिफ, ट्रंप नेटो के आइडिया के अगेंस्ट रहे हैं लंबे समय से। पूरी यूक्रेन वॉर ट्रंप ने पलट के रख दी है। ट्रंप तो अब यहां तक कह रहे हैं, देखिए Trump turned the Ukraine war upside down. I thought he's trying to end it. यूक्रेन का मैं क्या कहूं, आज रशियन नहीं है वो लोग, कल को मान लो रशिया कब्जा लेगा, रशियन बन जाएंगे। मतलब लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कुछ होने के बाद, यूरोप ने इतनी कुर्बानियां दी है यूक्रेन वॉर में, इतना आप कह लीजिए अपनी इकोनॉमी हिला दी, रशिया से ऑयल नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दिया, इतना कुछ किया। उसके बाद यूएसए के नए प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं कि यूक्रेन का देखिए क्या कहे, कल को ये रशिया भी बन सकता है। इधर आप देख पाओगे ट्रंप ने ये कह दिया यूक्रेन में भी रशियन समडे। अब जब यूएस You have to understand though that Donald Trump is talking to both sides, right? So when he's speaking to Zelensky, he has to speak in a way that if Putin sees it, it doesn't seem like he's just closing all the doors and all the ties to Putin, right? You need to leave the options on the table. So even when he's speaking to Zelensky, he's got to say something along these lines. That way Putin can say, okay, there's still room for negotiation. प्रेसिडेंट यही बात बोल देंगे तो आप समझ लीजिए सारा यूरोप ना ये सब सुन के दंग है। Like, of course he's going to say that. इनको एक बात समझ में आ चुकी है, अंडर डोनाल्ड ट्रंप यूएस हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। ट्रंप को बस एक चीज से मतलब है, वो है पैसा, डॉलर्स, कमाई कहां से हो रही है। ट्रंप ने रिसेंटली ये भी कह दिया यूक्रेन का क्या पता, देखिए कल को रशिया कब्जा ले, कितना कब्जा ले, मुझे मतलब है यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो यहां पर रेयर अर्थ रिसोर्सेज हैं, ये मैं चाहता हूं 500 बिलियन डॉलर्स के ये यूएसए को मिल जाए। बाकी लोगों के बारे में मुझे कुछ इतना चिंता है नहीं। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है और आप समझ सकते हैं तभी इमैनुअल मैक्रोन खुल के कह रहे हैं इंडिया को कि देखिए यूएसए के साथ हम काम तो करना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि बड़ी पावर है, यूएसए के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो क्या। It also makes sense that India and France would want to have some type of partnership here because they don't want to be completely dependent on America or China. Totally get it. Especially if they're wanting to become their own superpower. A superpower can't be dependent on any of these other nations. If anything, other nations have to become more dependent on them. So even though France, even though they're behind India, is probably looking at this as hopefully a partnership to help them kind of work their way up the totem pole of superpowers in the world. कैसे काम चलेगा, मगर हम यूएसए या फिर चाइना दोनों पर निर्भरता नहीं चाहते। हम दोनों, इंडिया फ्रांस दोनों चाहते हैं आत्मनिर्भरता। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, डोनाल्ड ट्रंप ने सच में ये कह दिया मुझे बस 500 बिलियन डॉलर से मतलब है जो यूक्रेन की धरती से निकलेंगे, जी हाँ, ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And, they may make a deal, they may not make a deal, they may be
Russian someday, or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there. And I say, I want it back. And once more, when he speaks like that, it's just so when Putin hears this, and even when Zelensky hears this, it's not like there's still negotiation. Nothing is final. And I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth. And they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid. Otherwise, we're stupid. I said to them, we have to get something. We can't continue to pay this money. अब एक तरफ तो देखिए ट्रंप ने ये बात बोल दी और साथ ही साथ अब यूरोपियन यूनियन ट्रंप को ये भी कह रहा है कि हम 1 घंटे में वापस यूएसए पे टैरिफ लगा देंगे अगर यूएस ने हम पे टैरिफ लगाए। और साथ ही साथ यूरोप ने ये भी देख लिया है कि ट्रंप किस तरीके से बिहेव करते हैं कनाडा के साथ। यूएसए का बहुत ही पुराना मित्र मुल्क, एक बार को इन्होंने कनाडा पे बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, हालांकि बहुत सारे टैरिफ बाद में उन्होंने रिमूव भी कर लिए हैं, मगर आज भी ट्रंप कह रहे हैं कि कनाडा को कब्जा लो, कनाडा होना चाहिए 51st स्टेट ऑफ यूएसए। ऐसी भाषा जब एक कंट्री के प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, तो उनके जो भी मित्र मुल्क देश हैं, एलाइज हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं कि यूएसए अब कोई डिपेंडेबल एलाई हमारा नहीं रहा। और कल को मान लीजिए रशिया कब्जा लेता है यूक्रेन का। Man, I hate this idea that America's not a reliable ally. No, we've just been fronting the money in so much of the resources and have asked basically for nothing in return. And now that we're asking for, a fair, equitable deal, apparently they're not reliable. No, we just want what's fair. ऐसा जो मुझे लग रहा है कब्जा लेगा, जिसके चांसेस काफी हद तक बढ़ रहे हैं। ये आने वाले 5-6 सालों में रुककर रशिया फिर से प्रिपेयर करता है अगली वॉर के लिए, फिर पोलैंड के लिए आता है रशिया, किसी और कंट्री के लिए आता है। यूएस उस तरीके से मदद करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पे आप लोग एज इंडियंस जेन्युइनली समझ पाओगे कि इमैनुअल मैक्रोन कहीं ना कहीं हमारी तरह ही दुनिया को देखते हैं। मैक्रोन ने रिसेंटली ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी, वी कैन नॉट रिलाई ऑन द यूएस और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कोई आकर हमको बचाएगा। हमको खुद की एक यूरोपियन आर्मी बनानी होगी जहां पे फ्रांस, यूके, इटली, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स ये सब मिलकर आए। China sees then the confines of Europe. If we solely rely on the American technological base, we're in for sore disappointments, and we cannot rely on the rest of the world. We have to build our own capabilities. We've started doing this with our European friends, with Germany, with the UK, the Italian initiative, ELSA, but we need more ambition, and we need to have a clear European preference in our programs. Yeah, I agree with them. You've been lagging so far behind. Yeah, you need to catch up. अब देखो इमैनुअल मैक्रोन, U.S. has done more exploration from being exploited. So what do you mean? U.S. has done more exploitation than exploited. So what do you mean? Yes, you're not wrong. We've definitely exploited a lot of nations and, like try to bring quote unquote democracy everywhere. But in the sense of just sending out, like even to the war with Russia and Ukraine, it's just we're sending out so much money and getting nothing in return. At least Donald Trump was able to secure us $500 billion worth of assets. Another example of this is like, at least in terms of contracts, and I'm mostly like just speaking financially. I'm not actually talking about like sending American troops, stuff like that out there, but just financially. Like whenever the American government was asked for a contract, people would just say, hey, this is the price of what it's worth, and the government would just write a blank check, say yes, that's okay. There was no negotiation deals of lowering those costs or getting more bang for the buck. That's what I'm saying. ये सब बोल तो रहे हैं कि यूरोप के सब कंट्रीज को America's definitely not without its fault, but that doesn't mean we can be taken advantage of. मगर यूरोप के ही कई देश इमैनुअल मैक्रोन से एग्री करते नहीं हैं, और इसलिए मैं कहूंगा आज के And like we're paying for like 60% of NATO, they're paying 40%. Some countries are paying 5%, and their issues are literally the conflicts are neighboring them. It's like, why are we funding that? But they're your neighbor. You should be funding a majority of that solution. जियोपॉलिटिकली ना फ्रांस को एक बार को आप कह सकते हो, देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, G7 मेंबर और यूरोपियन यूनियन का मेंबर, मगर तब भी मैं अगर ओवरऑल जियोपॉलिटिकल समीकरणों को देखूं ना, फ्रांस और इंडिया काफी हद तक सेम लेवल पे आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कंट्रीज मिलिटरीली सेम है, मगर जियोपॉलिटिकल कंडीशन दोनों कंट्रीज की काफी हद तक आपको सेम मिलेगी रिगार्डिंग यूएस। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो फ्रांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमको अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना हो, वहां पे फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट है। हमें स्कॉर्पियन सबमरीन चाहिए, वहां पे फ्रांस अवेलेबल है। रफाल फाइटर जेट चाहिए। अब एक बार को यहाँ पे आप बोल सकते हैं, देखिए इसमें तो फ्रांस का फायदा है ना। अब उल्टी तरफ से देख लो, फ्रांस से नहीं परचेज करोगे तो कहाँ जाओगे? रशिया से परचेज करोगे, यूएस फिर बहुत गुस्सा हो जाएगा। यूएस से परचेज करते हो आप, हमेशा जियोपॉलिटिकल एक टेंशन बनी रहेगी कि कल को यूएसए का कोई प्रेसिडेंट आ गया जो एंटी इंडिया हो, तब क्या करोगे आप? और कोई ज्यादा ऑप्शन आपके पास है नहीं, अफ्रीका बनाता नहीं है फाइटर जेट्स। तो उस केस में फ्रांस आप अगर देखो तो एक परफेक्ट पार्टनर है इंडिया का। और फ्रांस आज के समय होस्ट कर रहा है एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जहां पे यूएसए के प्रेसिडेंट जेडी वैंस गए हैं, कई और कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो गए हैं, पीएम मोदी भी यहां पर गए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं यहां पर आपको ये बता दूं, अभी रिसेंटली डेटा सामने आया है, भारत और फ्रांस दोनों बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपेयर टू यूएस एंड चाइना। और ये एक ऐसा मैं कहूंगा सेक्टर है जहां पर दोनों कंट्रीज अगर अपने रिसोर्सेज
कंबाइन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च को आगे बढ़ाएं तो दोनों को फायदा होगा। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, दैट विल शॉक यू। Definitely going to be the age of AI. अब इधर यहाँ पे आप देख पाओगे कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना खर्च रहा है। यहाँ पे मैं सरकारी खर्चा और प्राइवेट कंपनीज का खर्चा दोनों को मिला के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इधर आप देखोगे सिंगापुर का 6 बिलियन, साउथ कोरिया का 7 बिलियन, फ्रांस का 8.31 बिलियन, इंडिया का 9.85 बिलियन। जी हाँ, इंडिया एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है फ्रांस से भी। जर्मनी का 10 बिलियन। अब आगे जाके ना आप देखना यूएस और चाइना कहाँ पे खड़े होते हैं। ये आया चाइना, चाइना का आप देख Wow. पाओगे 103 बिलियन डॉलर्स। Man, we just recently got $100 billion investment, so I know ours is about to be like triple this. अपना इजराइल, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस और यूके सबकी इन्वेस्टमेंट को आप मिला लो ना, तब भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की Man, you can combine all of these other ones, and it's still not going to reach up to what China invests. उसके हम आसपास And I love how it's Chinese, not even China. भी नहीं आते। फिर आएगा यूएस, यूएस अलग ही लेवल पे है। ये आया यहाँ पे यूएस, चाइना भी बोना हो गया। Totally. 335 बिलियन डॉलर्स। ये ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स दोनों की बात कर रहा हूँ। And it's about, पूरी and दुनिया I bet you this number right is probably going to double this year and going to increasingly just continue to grow. आप देखोगे यूएस से बहुत ही छोटी लगती है। और अब आप समझ पाओगे कि जो डीप सीक ऐप की सक्सेस थी ना, ये इतनी शॉकिंग क्यों थी। क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है एआई में, ठीक है काफी ज्यादा है, मगर यूएसए के मुकाबले 1/3 भी नहीं है। मगर तब भी इन्होंने पॉपुलैरिटी के मामले में गूगल प्ले स्टोर में, एप्पल के ऐप स्टोर में, दोनों जगह डाउनलोड्स में, टोटल डाउनलोड्स में चैट जीपीटी को बीट कर दिया। दैट वाज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट बाय डीप सीक। तो आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, आप मिलिट्री देख लो, किसी और एस्पेक्ट में देख लो, इंडिया को ना जेन्युइनली फ्रांस से ज्यादा परफेक्ट पार्टनर, एलाई वर्ड मैं यूज करता नहीं हूँ, परफेक्ट पार्टनर कंट्री फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए मिलेगा नहीं। और आचार्य चाणक्य ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी आज से कई सदियों Probably not a bad idea to combine the resources and efforts right now to try to play catch up with China and the U.S. पहले इन्होंने At ये least in terms of AI. कहा था, फ्रेंडशिप बिटवीन इक्वल्स फ्लरिशेस। जो लोग बराबर के होते हैं ना, उनके बीच में ही जो दोस्ती होती है वो आगे बढ़ती है। आप पर्सनल लाइफ में भी नोटिस करना, Yeah, the idea is iron sharpens or diamonds can only cut diamonds, iron sharpens iron. अगर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती टिक नहीं पाती। क्योंकि या तो अमीर आदमी फायदा उठाएगा गरीब आदमी का, या फिर गरीब आदमी कहीं से कोशिश करेगा उसको And the enemy of your enemy is your friend. कुछ बेनिफिट मिल जाए। बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ज्यादा रेयरली होता है कि अनइक्वल लोग जो सोशल स्टेटस में, पैसे के मामले में जो बहुत डिफरेंट हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। यूजुअली फ्रेंडशिप फ्लरिशेस बिटवीन इक्वल्स। और ये बात देखिए, पर्सनल लाइफ से लेकर जियो पॉलिटिक्स में भी आपको हर जगह आपको सेम मिलेगी। अगर चाइना पाकिस्तान को कहता है कि आपकी और हमारी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, ये पता नहीं शहद से मीठी वगैरह, तो पाकिस्तानी लल्लू ही होंगे जो ये बात एक्चुअली मान जाएंगे कि चाइना जैसा कंट्री जेन्युइनली पाकिस्तान को एक इक्वल फ्रेंड मानता है। सो दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। और अभी पीएम मोदी का जो ये टूर खत्म होगा फ्रांस का, इसके बाद जो ये यूएस में जाएंगे ना, उस विजिट को मैं प्रॉपर्ली कवर करूंगा। अ लॉट इज हैपनिंग ओवर देयर। So Modi is coming to the U.S. Sick. कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक सवाल। साइक्लोन 2025 नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज आज के समय हो रही है। भारत कर रहा है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट। I'm going to say Saudi Arabia. Hey, आपको बताना है कि भारत किस wait, Modi's coming to the United States tomorrow? Bro, I gotta clean my room. I'm not ready. I'm not ready for him to see. No, that'll be sick. That'll be sick. I'm man, there's just so much happening since Trump got into office. It really feels like the adults are in the room and just the band-aid has been ripped off and we're really starting to see some crazy changes. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier,
just better place. And with all that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.